हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले, गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने के लिए बढ़ाने और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर देने के समय विस्तार समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से 3 महीने और देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को भी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए का निवेश करने तथा विभिन्न शहरों में 1 लाख से अधिक छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का भी निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 30 जून को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके अलावा दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। आज मंत्रिमंडल ने उसे अमली जामा पहनाया दिया है। जुलाई से लेकर नवंबर तक 5 महीने यह योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा। दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना का खर्च 1,39,000 करोड़ रुपए है। आजादी के बाद पहली बार 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी योजना नहीं आई अभी तक। इस योजना के तहत लगभग 19.4 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। WHO ने भी माना हवा से भी फैल सकता है इस महामारी का वायरस, बदल सकती है गाइडलाइंस भी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से। अब दोस्तों, इस महामारी के हवा से फैलने की संभावनाओं को भी WHO ने मान लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल हेड मरियाना वैन ने कहा है कि इस महामारी के हवा में रहने और हवा के जरिए फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर पर भीड़ वाली जगहों या फिर ऐसी जगहों पर जहां हवा का आवागमन अच्छा नहीं है, यानी कि वेंटिलेशन कम अच्छा है, वहां हवा के जरिए इस बीमारी का वायरस फैल सकता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस बारे में अभी एक्सपर्ट से राय ली जाएगी और जल्द ही नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएगी। विशेषज्ञों की राय है कि अगर यह बीमारी हवा से भी फैल रही है तो फिर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को और भी कड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन 1 मीटर की दूरी को और ज्यादा बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है। दोस्तों, 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक ओपन लेटर लिखकर कहा था कि WHO को यह मानना चाहिए कि यह बीमारी सांस के जरिए ही नहीं, हवा में मौजूद बारीक कणों से भी फैल सकती है। वैसे दोस्तों, अभी तक यही माना जाता रहा है कि एक इंसान के छींकने या फिर खांसने या फिर उसे छूने से दूसरे इंसान में इस महामारी का संक्रमण फैलता है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बीमारी के पार्टिकल हवा में भी मौजूद हो सकते हैं, जिससे लोगों को और ज्यादा सावधान रहना होगा। इसके बाद में दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने कर दी बीजेपी नेता शेख वसीम की हत्या। हमले में पिता और भाई की भी हो गई है मौत। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता शेख वसीम बारी की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों के साथ उनके पिता और भाई को भी अपना निशाना बनाया गया, जिसके चलते गोलीबारी के बाद में भाई की मौके वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता ने गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, बारी की सुरक्षा में 8 कमांडो तैनात थे, लेकिन हमले के समय उनके साथ एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद सभी 8 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। भाजपा नेता शेख वसीम बारी की हत्या की खबर पर बीजेपी महासचिव राम माधव ने ट्वीट कर हैरानी और दुख प्रकट किया और बारी को श्रद्धांजलि दी। राम माधव ने लिखा कि बांदीपोरा में आतंकवादियों द्वारा
द्वारा युवा भाजपा नेता वसीम बारी और उनके भाई की हत्या से हैरान और दुखी हूँ। बारी के पिता जो एक वरिष्ठ नेता हैं, वह भी घायल हुए थे। यह 8 सुरक्षा कमांडो के बावजूद यह घटना हुई। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति, कितने मरीज सामने आ चुके हैं और कितने लोगों की जान चली गई है। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 1,17,00,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 5,43,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका और ब्राजील है, जहां अमेरिका में लगभग 31 लाख के करीब मरीज हैं, वहीं ब्राजील में 17 लाख के करीब मरीज मौजूद हैं। दोस्तों अमेरिका में तो एक बार इस बीमारी के मरीज घटने के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या भी अमेरिका में ही है, जहां पर 1,33,000 से ज्यादा लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं, जबकि ब्राजील में 66,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। इन दोनों देशों के बाद दोस्तों बारी आती है भारत, रशिया, पेरू, चिली, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, स्पेन आदि की। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 25,000 नए मामले सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या 7,68,000 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा भी 21,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में लगभग 500 लोगों की मृत्यु इस महाबीमारी से हो चुकी है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र का नाम अव्वल में आता है, जहां पर 2,23,000 से ज्यादा मरीज है। इसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है, जहां पर 1-1 लाख से ज्यादा मरीजों की गणना अब तक की जा चुकी है। इन तीनों के बाद में दोस्तों गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। क्रिकेट फैंस के लिए आई बड़ी बुरी खबर। भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने एशिया कप रद्द होने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बुधवार को कहा कि इस महामारी को देखते हुए इस साल होने वाले एशिया कप को रद्द कर दिया गया है। गांगुली ने इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान एशिया कप रद्द कर दिया गया है, यह कहना मुश्किल होगा कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज कौन सी होगी। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन सरकार के नियमों को देखते हुए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम जल्दबाजी में नहीं हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की सेहत प्राथमिकता है। हम मानसिक रूप से चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि एशिया कप रद्द हो चुका है। इससे पहले दोस्तों आईएनएस ने खबर दी थी कि बीसीसीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो विंडो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी को सूट करती है, वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए उपयुक्त नहीं है। पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने कहा था कि एशिया कप सितंबर या अक्टूबर में होगा। एशिया कप का आयोजन इस साल संयुक्त अरब अमीरात सितंबर में होना था, लेकिन पीसीबी इसकी मेजबानी श्रीलंका को देने पर सहमत हो गया था। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में खुल गए हैं होटल, लॉन्ज और गेस्ट हाउस, लेकिन कुछ शर्तों को मानना होगा जरूरी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर जारी बंदिशों को खत्म करते हुए फिर से होटल, गेस्ट हाउस और लॉन्ज को कड़ी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस दौरान किसी को भी होटल में ठहरने की अनुमति अभी सरकार ने नहीं दी है। सरकार ने कुछ दिनों पहले हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यापारियों से जल्द होटल शुरू करने का आह्वान किया था, जिसके बाद 8 जुलाई से इन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई। दोस्तों बात करें उन शर्तों की जो कि होटल खोलने से रिलेटेड है, तो दोस्तों उनमें सबसे पहली शर्त है कि सिर्फ 33% लोगों को ही रहने की अनुमति होगी। सभी ग्राहकों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य करनी होगी। इस महामारी के लक्षण को ग्राहकों को होटल या लॉन्ज के अंदर नहीं आने दिया जाएगा जिनको इस महामारी के लक्षण है। साथ ही दोस्तों एसी का उपयोग 24 से 30 डिग्री तापमान के बीच ही करना होगा। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने की सलाह सरकार ने दी है। इसके साथ ही गेस्ट के पास आरोग्य सेतु ऐप होना भी अनिवार्य किया गया है।
दोस्तों इसके बाद में जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का माइंड क्विज क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत पाएंगे एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गरबा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पार्टी में घमासान के बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक तीसरी बार टाल दी गई। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में पार्टी में घमासान के बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी की बैठक आज फिर टल गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच मतभेद जारी है और पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक अब शुक्रवार को होगी। यह तीसरी बार है जब बैठक टाल दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक देश में इस महामारी की स्थिति को लेकर होनी थी। ओली हर तरफ से आलोचना झेल रहे थे कि उन्होंने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके साथ ही भारत विरोधी बयानों और देश में भ्रष्टाचार को लेकर भी उनकी आलोचना हो रही थी। वहीं नेपाल में चीनी राजदूत हो योंकी का आंतरिक मामलों में दखल राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वह पीएम ओली को लेकर हुए तनाव को कम करने के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से मिलती नजर आ रही है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीनी सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी। आईएएफ रात में भी कर रही है हवाई गश्त। जी हाँ दोस्तों, चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में झड़प वाले क्षेत्रों की अस्थायी ढांचों को हटा दिया है और मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। वहीं भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय भी हवाई गश्त जारी रखी और भारतीय सेना उनकी पीछे हटने की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग टकराव वाले ऐसे बिंदु हैं जहां पिछले 8 सप्ताह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इन दोनों क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने का काम 2 दिन में पूरा होने की संभावना है और इन क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की पर्याप्त वापसी भी हुई है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, जानिए अगले और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। जी हाँ दोस्तों, बात करें पिछले 24 घंटे की तो दोस्तों पिछले 24 घंटे के दौरान कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, तटीय कर्नाटक व उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है। दोस्तों बात करें आगामी 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की तो दोस्तों बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों, झारखंड और ओडिशा और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और भारी बारिश हो सकती है। साथ ही दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय आंतरिक कर्नाटक, केरल, सौराष्ट्र और कच्छ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अगले 24 घंटे के दौरान ऐलान है। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमतों में आज आई रिकॉर्ड तेजी। 10 ग्राम सोने की कीमतें में हो गया है इतना बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई तेजी और रुपए में आई कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिर बढ़ गई है। HDFC सिक्योरिटीज ने बताया है कि बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 723 रुपए बढ़कर 39,898 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमतों में भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। दोस्तों चांदी की कीमत घटकर अब 50,822 रुपए से 50,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अब ई कॉमर्स कंपनियों को देनी होगी प्रोडक्ट के कंपनी ऑफ ओरिजिन की जानकारी भी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों के बहिष्कार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ई कॉमर्स कंपनियों को आदेश जारी कर दिया है कि सरकार ने अब सभी कंपनियों से अपनी वेबसाइट पर बिकने वाले उत्पादों के एंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पाद किस देश में बना है उसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट्स को अब उत्पाद के देश के बारे
बारे में भी बताना होगा। कॉमर्स मंत्रालय के DPIIT ने ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त से एक नियम का पालन करने की हिदायत दी है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 1 अगस्त से जो भी उत्पाद इन वेबसाइट्स पर बिकेंगे उनके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य होगा। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 21 जुलाई से शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। एक दिन में 500 यात्री ही कर सकेंगे दर्शन। जी हाँ दोस्तों, फैल रही महामारी के चलते वैसे तो सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है, लेकिन अमरनाथ यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। सरकार बहुत कम संख्या में श्रद्धालुओं को बाबा अमरनाथ के दर्शन को मंजूरी दे सकती है। अभी इस बारे में मंथन चल रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम निर्णय अगले सप्ताह लिया जाएगा। वैसे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति के बारे में एक हाई लेवल कमेटी में विचार विमर्श किया गया है, जिसके अनुसार 21 जुलाई तक निर्णय ले लिया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा चालू होगी या नहीं। साथ ही चालू होने पर 500 श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर पाएं, ऐसी सुविधा बनाई जाएगी। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।